गाइस कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब ठीक होंगे। गाइस आज हम अपना हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो ज़रूर इस लेक्चर को देखें और जानें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे हिंदी पेपर में से, क्योंकि हिंदी पेपर जो है एक तो सबसे पहला पेपर है। अब टाइम बहुत कम बचा है और अगर जिन बच्चों को वगैरह में जो होता है वो सिलेबस डिस्कस नहीं किया जाता बच्चों के साथ में कि कौन से टॉपिक आए, तो वो बच्चे जो रेगुलरली स्कूल भी नहीं जा पाते किसी भी कारण से, या वो बच्चे जिनका स्कूल मिस हो गया है किसी भी कारण से, तो वो अगर इस लेक्चर को देख के उन्हें ये भी पता चल जाए अभी इतने कम टाइम में कि टॉपिक कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, कौन से कवर करने हैं, कहाँ से हमारा एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि बुक में तो बहुत सारी चीज़ें होती है और वो इतना सब कुछ अब इतने कम टाइम में पढ़ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो गाइस इस लेक्चर को ज़रूर देखिए और अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक है, किस पे हम फोकस करें अब एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम से कितने इतने कम टाइम में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही गाइस हेल्पफुल होगा और आपका एग्ज़ाम भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ध्यान से देखो। हाँ गाइस, हिंदी का पेपर जो होगा सबसे पहला पेपर आपका, उसी का सिलेबस है। बचाते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले यह है आपका हिंदी सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा गाइज आपका हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। फिर होगा दूसरा टॉपिक हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो गाइज इसमें दो चीज़ समझने वाली है, एक में गद्य और दूसरे में पद। दो चीज़ें होती है ना, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज को उठा लो। इंग्लिश लैंग्वेज को देखोगे तो उसमें प्रोज पोएट्री होता है, ऐसे हिंदी लैंग्वेज को देखोगे तो उसमें गद्य पद होता है। ठीक है, तो गद्य क्या होता है, जिसे इंग्लिश में प्रोज बोलते हैं, वो गद्य होता है जिसमें स्टोरी टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उसके लेखक भी अलग होते हैं गाइज, उसके चैप्टर भी मतलब पार्ट जो होते हैं वो भी अलग होते हैं, उसके लेखक भी अलग होते हैं। और गद्य जो है उसे शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में बांट दिया गया है। गद्य का ज़्यादा विकास हो रहा था तो उस युग को शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग कहा गया, यानी शुक्ल युग में और शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, तो हमें शुक्ल युग के जितने भी लेखक हैं और जोन जोन सी उनकी रचनाएं रही वो सब इसमें पढ़ाई जाती है गद्य में। तो एक तो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आ जाएगा जिसमें हमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना होगा। दूसरा हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको पता होना चाहिए। अब पद का विकास कब हुआ, तो रीतिकाल और आधुनिक काल में हुआ। जैसे हिंदी गद्य का विकास शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में हुआ ना, ऐसे ही पद का विकास जो है रीतिकाल और आधुनिक काल में हुआ। ठीक है गाइस, तो इन चीज़ों को इससे ऐड करके ज़रूर देखना कि पद का विकास रीतिकाल और आधुनिक काल की अगर बात की जाए, यानी रीतिकाल और आधुनिक काल की अगर बात की जाए तो उसमें आपका पद का विकास होता है। और अगर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की अगर बात की जा रही है तो वहाँ पे आप समझ लेना कि गद्य की बात हो रही है और गद्य के कौन कौन से लेखक हैं और उनकी कौन कौन सी रचना है। बस अगर आपने इतना समझ लिया तो आधे से ज़्यादा सिलेबस गाइज आपका बिल्कुल आप बात करोगे कि गद्य में कौन कौन से आते हैं, तो गद्य में गाइज जैसे मुंशी प्रेमचंद है जिन्होंने कहानियाँ वगैरह लिखी, ठीक है, सारे वो आ जाएंगे आपके। महादेवी वर्मा है ना, बहुत सारे रामचंद्र शुक्ल है, ऐसे ऐसे आ जाएंगे। अब पद के कौन कौन से लेखक आ जाएंगे आपके गाइस, कबीर दास है, तुलसीदास है, राम रहीम है आपका, मीराबाई है, ये आपके पद के आ जाते हैं तीसरे टॉपिक में आपका। ये दो टॉपिक हो गए। अब तीसरे टॉपिक में आ जाएगा आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य की अगर बात करें गाइस, देखो अभी मैंने यहाँ पर आपको गदर पद दो चीज़ बताई, तो पद जो है ना, पद वो उससे आपको काव्य सौंदर्य को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, अब काव्य सौंदर्य की भी तीन चीज़ें बता दी गई कि काव्य सौंदर्य में एक रस, एक अलंकार और एक छंद को रस पे, अलंकार पे और छंद पे पकड़ होगी ना गाइस, वही आपका काव्य लिख सकेगा, या बोले तो फिर पद लिख सकेगा, या बोले तो फिर दोहा लिख सकेगा। यानी तीन चीज़ बोल देंगे इसे, काव्य को आप पद भी बोलेंगे, काव्य भी बोलेंगे और दोहे भी बोल देंगे। ठीक है, और दोहे को आप उर्दू में बोले तो गाइस वो जो होता है ना, इंग्लिश में तो दोहों को वर्स बोलते हैं, लेकिन उर्दू में जिन्हें शेर बोलते हैं ना, शेर व शायरी जो होती है वो वाली चीज़ है ये काव्य। अब इसमें रस में क्या होता है गाइस, रस में हास्य रस और करुण रस आपके सिलेबस में है। इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए आपको, इनके उदाहरण और इनकी पहचान, ये तीन चीज़, हास्य रस और करुण रस की। ठीक है, दो ही रस है, रस वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में दो ही है। फिर अलंकार की अगर बात करें तो इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेष अलंकार, ये तीन अलंकार है गाइज आपके सिलेबस में। इनके लक्षण पता होने चाहिए आपको और इनके उदाहरण भी आपको क्लियर होने चाहिए।
फिर ऐसे ही छंद की अगर बात करें तो छंद में आपको सोरठा और रोला, इसके लक्षण और उदाहरण ये चीज़ पता होनी चाहिए। यानी सोरठा होता क्या है उसकी डेफिनेशन जान लो, रोला की, है ना। आ गई नीचे चौथे नंबर पर हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में यानी हिंदी व्याकरण में आपका क्या आएगा गाइस, शब्द रचना के तत्व आ जाएंगे। यानी शब्दों की रचना कैसे हुई, वे बने कैसे। अब जिसमें आप शब्द रचना वाले टॉपिक में फिर आपको उपसर्ग पढ़ने, समास पढ़ने और तद्भव पढ़ने हैं। तद्भव में तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची शब्द पढ़ने ये वाले। और समास में आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये 4 समास पढ़ने हैं गाइस। समास वैसे तो बहुत से हुए हैं लेकिन आपके सिलेबस में ये 4 ही हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे ना तो समाज को बिल्कुल एक ट्रिक के साथ आपको इस तरीके से समझा दूंगी गाइस, क्योंकि ये हर चीज़ जो है यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक हैं। अब वो इतने सारे टॉपिक हैं, ये सिलेबस में देखो एक तो टॉपिक आने से रहा, इतने सारे टॉपिक हैं तो इन पे अलग अलग वीडियो बनेगी। सारे उपसर्गी दे रखे हैं गाइस यहाँ पे, अ, अनु, अधि, अप, अन, उप, सा, यानी उपसर्ग की पहचान आप कैसे कर सकते हो। अगर आपके पेपर में कोई वर्ड आ जाए और उसमें उपसर्ग बताने को कहे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप उसे कैसे पहचान सकते हो, बहुत आसान है गाइस। बस अब ये तो हो गया आपका हिंदी व्याकरण का। अब नंबर 5 पे आपका आ जाता है संस्कृत व्याकरण। यहाँ पे संस्कृत व्याकरण की बात है नंबर 5 में। इसमें संस्कृत व्याकरण में आपका जो आएगा वो सर्वनाम तद युष्मद आ जाएगा। ये ही आएगा बस संस्कृत व्याकरण में से, सर्वनाम तद युष्मद, ठीक है। अब नंबर 6 पे आता है वाक्य का स्वरूप। तो आप इससे समझोगे कि सेंटेंस कैसे बनता है, उसे बनाने का जो भी तरीका है, ठीक है ना, उसका पूरा स्वरूप, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो इसमें पढ़नी होगी आपको। हिंदी में वाक्य का स्वरूप कह देंगे और इंग्लिश में सेंटेंस का जो जिसमें हम सेंटेंस पढ़ा है वो वाला सो। अब नंबर 7 पे आता है आपका वाच्य, ठीक है, प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, यानी वाच्य का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और उसे वाच्य को परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 पे आता है आपका पद परिचय। पद परिचय में आपका विकारी और अविकारी शब्द आ जाएंगे। ये तीनों टॉपिक जो है ना गाइस आपके 6, 7 और 8 तीनों ये आपके हिंदी ग्रामर से हैं। बस ये जो 5वां टॉपिक है ना आपका, ये 5वां जो पॉइंट है से है, बाकी चौथा पॉइंट, छठा, 7वां और 8वां ये सारे आपके हिंदी व्याकरण के हैं। अब आप यहाँ ये चीज़ समझ लो, ये तो अब तक हमारे जितने भी टॉपिक मैंने बताया आपको, ये सब आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे ना आपके 20 नंबर के, ये तो गाइज उसका सिलेबस है आपका। यानी इन टॉपिक में से आपके ये बहुविकल्पीय 20 प्रश्न बनेंगे। अब आगे आप देखोगे नीचे कि आपके अब खंड बा जो आया उसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से बनेंगे इन टॉपिकों से, ठीक है। तो इनको देखो ज़रा। नंबर 1 पे आता है आपका गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर ऐसे ही पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इसने क्या बोला है, इसने एक में गद्य की बात कर दी और एक में इसने गाइस पद की बात कर दी। गद्य जितना भी आपकी बुक में दे रखा, 10th क्लास की बुक में आपके सिलेबस में जो भी जितना भी गद्य है, अब उसमें जितने भी चैप्टर है गाइज, उन चैप्टरों पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वर्णनात्मक प्रश्न में, जो आपको लिखने होंगे अपनी तरफ से। ऐसे ही जितना भी पद है इस काव्य वगैरह, तो उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, पद्यांश पर आधारित आपकी बुक में, ठीक है। यानी गद्य वाले चैप्टरों से भी आपके क्वेश्चन आएंगे और पद वाले चैप्टरों से भी आपके क्वेश्चन आएंगे गाइस। कुल मिलाकर सीधा साधा ये है, ठीक है। अब नंबर 3 पे आता है आपका संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। और चौथे नंबर पे है गद्य संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। इसमें क्या चीज़ दे दी, इसमें क्या बला लगा दी इन्होंने कि गद्यांश और पद्यांश संस्कृत वाली। तो यहाँ आप देखोगे गाइज कि संस्कृत में गद्यांश लाइन दे दिया आपको कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो ऐसे ही आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा छोटा सा कि इसका अनुवाद करो हिंदी में। तो संस्कृत में वो आपको दिया जाएगा गद्यांश का एक पैसेज ऐसे उठा के, मतलब संस्कृत गद्यांश का यानी एक पैसेज टाइप आपको दे दिया जाएगा कि इसका हिंदी में अनुवाद करो, ठीक है गाइज। और संस्कृत पद्यांश में क्या हो जाएगा, संस्कृत पद्यांश में आपको श्लोक दे दिए जाएंगे कि इनके हिंदी में अनुवाद करो, होंगे वे संस्कृत में, अनुवाद उनका हिंदी में करना। एक का आपको पैसेज सा दे देंगे गद्यांश में कि उसकी हिंदी बनाओ, और एक पद्यांश में आपको श्लोक दे देंगे कि उसकी आप हिंदी बनाओ। बस ये है इसमें डिफरेंस। अब बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ईजी लगेगा अब तुम्हें, अब क्योंकि अब पता चल गया ना क्वेश्चन में क्या पूछ सके। तो यही बाकी बच्चों, आधे बच्चे तो ऐसे हुए हैं जिन्हें बेचारों को यूँ भी पता नहीं चलता कि इस क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा। हालांकि उन्हें आज सब चीज़ हुए हैं पेपर बिल्कुल अच्छे से, लेकिन घबराहट में उन्हें यही नहीं पता चलता कि इसमें ये पूछ क्या रहा, हमें करना क्या है।
तो ये चीज़ अगर आप ये लेक्चर देखोगे आपको बस हलवा लगेगा, फिर पेपर अच्छा इसमें ये करना, अच्छा इसमें ये करना, अच्छा इसमें ये करना। ठीक है। अब 5वें नंबर पर आता है आपका के निर्धारित खंडकाव्य से कथानक, चरित्र चित्रण और तथ्याधारित प्रश्न आवेंगे। फिर आपकी बुक में कैरेक्टर वाली स्टोरी दे दें हमें, तो उन सभी आपके प्रश्न बनेंगे। फिर है नंबर 6 पे निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम भी पूछेंगे। यानी जितने भी आपकी बुक में इन्होंने गद्य दे रखी है गाइज या पद्य दे रखी है, ठीक है, तो उन गद्यों के लेखक कौन कौन से हुए अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, और उनकी कौन कौन सी रचना हुई, यानी उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है अपनी। तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी प्रमुख रचना के नाम जैसे इन्होंने बताया ना कौन से लेखक हुए गद्य के काल में, और उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी उन्होंने अपनी बुक लिखी या रचना लिखी, या पद के कौन कौन से लेखक हुए आपके या कवि हुए और उनकी कौन कौन सी रचना हुई, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। ठीक है गाइस, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। अब आगे देख लो और थोड़ा सा बात है, जैसा कि पॉइंट नंबर 7 है, तो संस्कृत खंड की पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो वो लिखना पड़ेगा आपको, यानी एक श्लोक संस्कृत का आपको याद करके जाना ज़रूर। ठीक है गाइज, जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं है, आपके पेपर में नहीं है, वो लिखना ये चीज़। फिर नंबर 8 पे आता है आपका पत्र लेखन, पत्र कैसे लिखा जाए, किसी भी चीज़ पर आपको बोल देंगे कि भाई एक पत्र लिखो, ऐसा करके कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको। अब नंबर 9 पे संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर देना। जो भी संस्कृत आपके सिलेबस में है गाइज उसमें से आपके 2 प्रश्न दे देंगे उठा के, जिनका आपको संस्कृत में ही उत्तर लिखना होगा। संस्कृत में ही पहले क्वेश्चन पढ़कर आपको समझने और फिर संस्कृत ही लैंग्वेज में आपको उसका क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है। ठीक, पॉइंट नंबर 10 में गाइज आपको निबंध लिखना। वो निबंध आपका वैज्ञानिक टॉपिक पर भी हो सके, सामाजिक पे, धार्मिक पे, सांस्कृतिक, आर्थिक, समस्या और जनसंख्या पर भी हो सके, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, पर्यावरण पे, यातायात के नियमों पे, किसी भी ये जितने सारे इन्होंने टॉपिक दिए ना गाइज, इन टॉपिक में से किसी पर भी आपका ये निबंध लिखने को बोल सके। गाइज यही आपका हिंदी का सिलेबस था। वैसे तो देखने में ये बहुत कम लग रहा है देखो, लेकिन अगर इनके अंदर भी फिर टॉपिक हैं और इनमें से भी मतलब अगर आप देखो तो हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ इसी पे ही मतलब इतनी सारी चीज़ें इसमें ही पढ़ने को है। जैसे शुक्ल युग अलग से पढ़ना, शुक्लोत्तर युग अलग से पढ़ना, फिर शुक्ल युग के कौन कौन से लेखक हुए, फिर शुक्लोत्तर युग के अंदर कौन कौन से लेखक हुए, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और फिर उनकी रचनाओं में से भी फिर जो मतलब उसकी जीवनी याद करनी, कौन से सन में कौन कहाँ पैदा हुआ। और एक बात और क्लियर कर दूँगा इसमें आपको यहीं पे, क्योंकि जो जीवनी है ना, जीवनी दो तो आप हिंदी गद्य के जो लेखक हुए और 2 की जो इम्पोर्टेंट लेखक है उनकी जीवनी याद कर लियो, और 2 आप पद के जो लेखक हुए उनकी जीवनी याद कर लियो। देखिए बिल्कुल भी गाइज, तो ये आज का सिलेबस था गाइज हिंदी का, और ज़रूर इस लेक्चर को देखो गाइज, इसे प्रमोट करो लेक्चर को, हमें हमारे चैनल से जुड़ो और हमें बताओ और क्या हेल्प करनी है गाइज आपकी, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।